तो केजीएफ चैप्टर 2 उसका जो एंड था ना, उसने हम सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं, है कि नहीं? रॉकी भाई का आखिर हुआ क्या? क्या कहानी सच में वहीं खत्म हो गई? तो आज हम इन्हीं सब सुरागों और थ्योरीज की तह तक जाएंगे, परत दर परत खोलेंगे कि आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या रॉकी सच में मर गया? फिल्म का क्लाइमैक्स हमें यही सोचने पर मजबूर करता है, जहां रॉकी सोने से लदे अपने जहाज के साथ समुंदर की गहराइयों में समा जाता है। पर क्या कहानी इतनी सीधी साधी है? मुझे तो नहीं लगता। चलिए एक बार उस आखिरी सीन को फिर से याद करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने रॉकी के जहाज पर बमबारी की और हमने उसे गहरे समुद्र में समाते हुए देखा। अब पहली नजर में तो ये एक हीरो का बड़ा ही दुखद अंत लगता है, लेकिन यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। डायरेक्टर ने जानबूझकर हमें उसकी मौत नहीं दिखाई, सिर्फ उसे डूबते हुए दिखाया। और सिनेमा की दुनिया में तो ये एक नियम जैसा है कि भाई जब तक डेड बॉडी ना मिले तब तक कुछ भी पक्का नहीं होता। मतलब उसके बचने की एक गुंजाइश छोड़ दी गई है। आप जरा रॉकी के किरदार के बारे में सोचते हैं। उसकी पूरी जिंदगी का एक ही तो मकसद था, अपनी मां से किए गए वादों को पूरा करना। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो वादे पूरे हुए भी थे या नहीं। रॉकी ने अपनी मां से वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल आदमी बनेगा, लेकिन चैप्टर 2 के अंत तक वो सिर्फ भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल बना था, दुनिया का नहीं। उसने अपनी मां को दुनिया का सारा सोना देने का वादा किया था, लेकिन उससे तो सिर्फ केजीएफ का सोना मिला था। इतने बड़े बड़े वादे अधूरे छोड़कर रॉकी जैसा किरदार इतनी आसानी से हार मान ले, ये बात कुछ हजम नहीं होती। और ये कहानी सिर्फ रॉकी के पर्सनल वादों तक ही सीमित नहीं है। फिल्म के एंड में कई ऐसे छोटे छोटे सुराग छोड़े गए जो एक बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल साजिश की ओर इशारा करते हैं। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि रॉकी ने सिर्फ इंडियन नेवी को ही नहीं बल्कि अमेरिका और इंडोनेशिया को भी फैक्स क्यों भेजे। ये साफ साफ बताता है कि उसके दिमाग में कोई बड़ा इंटरनेशनल प्लान चल रहा था। ये कोई अचानक लिया गया फैसला तो बिल्कुल नहीं था। फिल्म के बिल्कुल एंड में सीआईए की एक फाइल दिखाई जाती है और उसके मुताबिक रॉकी ने 1 या 2 नहीं, पूरे 16 देशों में अपराध किए थे। जी हाँ, 16 देश। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि उसकी कहानी सिर्फ इंडिया तक ही नहीं थी। और ये क्राइम हुए कब थे? 1979 से 1981 के बीच। अब ये वही टाइम है जो केजीएफ चैप्टर 2 की घटनाओं से ठीक पहले का है। तो इससे ये थ्योरी और भी मजबूत हो जाती है कि शायद चैप्टर 3 एक प्रीक्वल हो जो हमें रॉकी के इंटरनेशनल एडवेंचर्स की कहानी बताएगा। जरा सोचिए, अमेरिका की सीआईए उसे अपना सबसे बड़ा क्रिमिनल मान रही है। ये एक ऐसा प्लॉट पॉइंट है जो पूरी तरह से अनसुलझा रह गया और सीधे सीधे एक ग्लोबल कहानी की नींव रखता है। मतलब रॉकी सिर्फ भारत सरकार से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से टकरा रहा था। तो सवाल ये है कि अगर रॉकी मरा नहीं तो वो उस नामुमकिन सिचुएशन से बचा कैसे? और यहीं पर सबसे मजेदार थ्योरी सामने आती है जो ये बताती है कि ये सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। इस थ्योरी के हिसाब से रॉकी का डूबना एक धोखा था। उसने जानबूझकर अमेरिका और इंडोनेशिया को फैक्स भेजकर अपनी लोकेशन पर बुलाया था। प्लान ये था कि जब इंडियन नेवी चली जाएगी तो अमेरिकी या इंडोनेशियन सबमरीन उसे पानी से निकाल लेगी। ये दिखाता है कि रॉकी हमेशा 10 कदम आगे की सोचता था। और इस थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत, फिल्म में ये साफ साफ कहा गया है कि जहां रॉकी डूबा वहां इंडियन नेवी को कुछ नहीं मिला। न सोना, न जहाज का मलबा और सबसे जरूरी कोई डेड बॉडी नहीं। तो बिना सबूत के रॉकी को मरा हुआ कैसे मान ले? अब तैयार हो जाइए सबसे बड़े खुलासे के लिए। क्या होगा अगर केजीएफ सिर्फ एक फिल्म सीरीज नहीं बल्कि एक बहुत बहुत बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत है? जी हाँ, एक बहुत ही मजबूत थ्योरी है जो केजीएफ को प्रभास की फिल्म सलार से जोड़ती है। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, इसके पीछे ठोस सबूत भी हैं। अब देखिए, दोनों फिल्मों के डायरेक्टर एक ही हैं, प्रशांत नील। दोनों को एक ही प्रोडक्शन कंपनी बना रही है। और सबसे दिलचस्प बात, केजीएफ 2 में फरमान की मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ईश्वरी राव सलार में प्रभास की मां का किरदार निभा रही हैं। अब बताइए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता?
ये सारे सुराग एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रशांत नील एक शेयर्ड यूनिवर्स बना रहे हैं, जहां केजीएफ, सालार और शायद बघीरा जैसी फिल्में एक दूसरे से जुड़ी होंगी। तो अंत में ये सवाल उठता है, जिस तरह हॉलीवुड में मार्वेल ने एवेंजर्स बनाया, क्या हम इंडियन सिनेमा में एक ऐसे ही विशाल और इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स के जन्म के गवाह बन रहे हैं? केजीएफ चैप्टर 3 शायद सिर्फ एक फिल्म ना हो, बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी का अगला पन्ना हो। अब असली कहानी क्या होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।